नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं तिब्बत के एक बेहद ही महत्वपूर्ण इशू के बारे में। आपको पीछे एक बच्चे की इमेज दिखाई दे रही होगी। ये बच्चा जब 6 साल की उम्र का था तभी चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको किडनैप कर लिया। लेकिन आखिर क्यों, ये है कौन, किस लिए, इनको लेकर के विवाद चल रहा है। और फाइनली जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाइना विजिट पर जाते हैं तो इन्होंने वहां से वापस आकर के ये क्यों बोला कि आपको पंचन लामा को यहाँ पर रिलीज करना होगा। कौन होते हैं पंचन लामा और ये मुद्दा क्या हो जाता है। तो आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेट विजिट पर गए थे बीजिंग में, और वहां पर तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मतलब एक होती है ना कि बिल्ली होती है, भीगी बिल्ली बन करके वहां से चले आए। लेकिन जैसे ही ये वहां से वापस आते हैं तो यहाँ पर यूएस कहता है चाइना से टू रिलीज बुद्धिज्म 11th पंचन लामा। अब इनको क्यों कैप्चर किया गया, क्या स्टोरी हो जाती है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ इंडिया में इसका क्या मुद्दा हो जाता है पूरा का पूरा पंचन लामा को लेकर के, और इंडिया में, और अगर मैं चाइना की बात करूं तो दोनों के बीच में ये तिब्बत वाला इशू क्या हो जाता है, इसको भी यहाँ पर हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। अब यहाँ पर है मिसिंग फॉर 29 ईयर्स। 29 साल पहले ये मिसिंग हो गए थे, और मिसिंग हुए नहीं थे, एक्चुअल में जानबूझ करके इन्हें कैप्चर किया गया था, और इवन इनकी फैमिली तक को कैप्चर कर लिया गया था। अब 6 साल की उम्र इज द टाइम जहां पर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि भैया आगे चल करके यही इंसान जो है वो दलाई लामा बनेगा जाकर के। अब पूरा का पूरा मुद्दा है कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन बनेगा, और ये चाइना चाहता है कि भैया तिब्बत का मेन ओरिजिन बंदा नहीं होना चाहिए, वो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का या बीजिंग में रहने वाला कोई इंसान हो जाए वो चलेगा, लेकिन वो पर्सन नहीं होना चाहिए वो तिब्बत का जो ओरिजिन है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा हो जाता है। चाइना वेयर इज तिब्बत पंचन लामा, इनको लेकर के प्रॉपर एक पेज चलाया जाता है जहां पर मुहिम करी जाती है, एनजीओ बना है, लोग बार बार डिमांड करते हैं, बार बार अपनी डिमांड रखते हैं, लेकिन चाइना सिरे से खारिज कर देता है, कभी भी कोई भी बात नहीं मानता है। साथ ही साथ यहां पर जब गए थे ये ट्रंप विजिट पर तो तिब्बत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, और तिब्बत ने बोला कि यूएस विजिट पर गया है, ट्रंप विजिट पर गए हैं, और उन्होंने शी जिनपिंग से अगर तिब्बत का मुद्दा नहीं उठाया तो ये चाइना की बहुत बड़ी जीत हो जाती है। और वाकई ये चाइना की जीत है कि जो जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, आप अपने आप को सुपर पावर कहते हो यार, आप अपने आप को सुपर पावर कहते हो, ग्लोबली आप शो कर रहे हो कि देखो मेरा डोमिनेंस कितना हो जाता है, हम इस पे हमला कर देंगे, हमने वेनेजुएला को उठा दिया, ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन आप चाइना के सामने आकर के झुक रहे हो, ये आपने बता दिया। और आखिर आप बात क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि चाइना ने पहले ही आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। देखो आ तो रहे हो मेरे यहाँ, लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं करोगे। उसने बोला हम कहाँ व्यापार कर रहे हैं, कहाँ निवेश कर रहे हैं, क्या हमारी परिषदें हैं, इस पर हमारी आपकी कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि उसने पहले ही बैरियर क्रिएट कर दिया, आओ घूमो खाओ पियो जाओ, हमारा आपके बीच में कुछ हो नहीं सकता है। भू राजनीतिक तनाव हमारे क्या चल रहे हैं, टेंशंस भैया, कहां पर हम किसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हम तिब्बत को क्यों ले रहे हैं, हम ताइवान को क्यों ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं हो जाता है। बिजनेस डेलीगेशन पर फोकस, ये हम करेंगे, आप हमें नहीं बताओगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, मध्य पूर्व रणनीति, मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो दोनों देश परमाणु संपन्न हो जाते हैं, ईरान को लेकर के क्या मुद्दे हैं, कैसे डिस्कस करना है, ये सारी चीजें तो पहले ही बोल दी गई थी कि भैया आपकी ये 4 रेड लाइंस है कि एक तो आप हमारे जो मैटर हो जाता है, हमारे इंटरनल मैटर, उस पर हस्तक्षेप नहीं करोगे, हमें कहाँ निवेश करना है, क्या व्यापार करना है, उस पर नहीं करोगे। साथ ही साथ ये बोला था कि भैया आप हमारे जो रीजनल हमारी इंडिपेंडेंस हो जाती है, हमारे यहाँ कैसी पॉलिटिकल पार्टीज है उस पर आप कोई बात नहीं करोगे। किसी भी जो मुद्दे हो जाते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट को लेकर के यहाँ पर मुद्दा, उइगर मुसलमान तिब्बत वाला मुद्दा हो जाता है, इसको आप डिस्कस नहीं करोगे। ये सारी बातें आप पहले ही बोल दिया था चाइना ने कि आप नहीं कर सकते हो, तो वहां पर तो ये बात कर नहीं पाए। उसके बाद अब ये बात कर रहे हैं, और जब वापस आ चुके हैं इस समय वहां पर रशिया यानी कि जो पुतिन है वो मौजूद हो जाते हैं, तब इन्होंने ट्वीट किया। यहाँ की आप देखो, इनकी है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इन्होंने ट्वीट किया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अब बोला जब वापस आ गए हैं, क्या बोला है, मार्किंग 31 ईयर्स सिंस द पंचन लामा डिसअपियर्स। ये बात यहाँ पे बोली गई है कि भैया 31 ईयर्स के अब वो होने वाले होते, डिसअपियर हो गए पूरी तरीके से, ये कहाँ है, इनको रिलीज कर दिया जाए, बिकॉज यही पर्सन क्या बनेगा, नेक्स्ट दलाई लामा बनेगा। दिस इज अ फिक्शन स्टोरी। अगर आप इसको कहीं मूवी में देखो ना तो आपको समझ में आएगा नहीं कि बच्चे को पहले से किडनैप कर लिया गया क्योंकि पहले वो आगे राजा बनने वाला है, तो सेम वही चीज यहाँ पर हो जाती है कि इसको इसलिए किडनैप कर लिया गया 6 साल की एज में ही क्योंकि वो आगे नेक्स्ट दलाई लामा बनता।
चलो आगे आ जाते हैं। वर्तमान दलाई लामा 6 जुलाई को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले हैं और ऐसे में ही वो अपने जो उत्तराधिकारी है और आगे जो तिब्बती बौद्ध का भविष्य, बौद्ध धर्म का जो भविष्य है वो तय करेंगे। इसीलिए ये मुहिम अब तेज हो गई है, बिकॉज नियर ही हमारा आने वाला है 6 जुलाई। 90 साल के पूरे हो जाएंगे, उनको भी रिटायर होना है, नया दलाई लामा उनको बनाना है और नया दलाई लामा वही बनता है जो पहले पंचन लामा डिक्लेयर किया गया हो, वही नेक्स्ट दलाई लामा बन सकता है। यहाँ पे पूरी जो हायरार्की सिस्टम है ना वैसे चलता है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर एंड देन फिर सारे हो जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर दलाई लामा एंड उसके जस्ट नीचे पंचन लामा होते हैं। तो जो पंचन लामा है ना, वही जब आगे ऊपर वाले जो दलाई लामा है जब वो रिटायर होंगे तब वो उनकी पोजीशन पे आता है, दैट इज पंचन लामा। तो अब ये जो रियल पंचन लामा थे तो इसको तो इन्होंने किडनैप कर लिया, लेकिन इसकी जगह चाइना ने एक अनरियल, मतलब अनरियल ऐसा नहीं एलियन लेकर के आ गए, मतलब डुप्लीकेट पंचन लामा ये लेकर के आ गए हैं और कह रहे हैं कि यही आगे बन जाएंगे दलाई लामा, जो कि एक्चुअल में तिब्बत के लोग नहीं चाहते हैं और उसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। चलो आगे आ जाते हैं। चीनी सरकार ने एक 6 वर्षीय बच्चे और उसके परिवार का अपहरण कर लिया, ठीक है, 30 वर्षों से लापता रखा ताकि अगले दलाई लामा के चयन और इस प्रकार तिब्बती बौद्ध धर्म को नियंत्रित किया जा सके। एंड दिस बॉय, इसकी क्या गलती थी? और यहाँ पर परंपरा हो जाती है भैया कि जो नेक्स्ट पंचन लामा है उनको 6-7 साल की एज में ही डिसाइड कर लिया जाता है कि दैट पर्सन कुड बी पंचन लामा, और जो कि आगे जाकर के दलाई लामा बनेगा। अब यहाँ पर है, तिब्बत बुद्धिस्ट लाइक मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज शुड हैव the ability to the freely secret their own leader like a Dalai Lama and the Panchen Lama। यहाँ पे बोला गया है कि भैया हमें भी तो अधिकार है, जैसे हर देश के जो लोग होते हैं उनको अधिकार होता है कि वो अपनी जो नेता है स्वयं चूज करे, अपनी सरकार वो स्वयं चूज करे, अपने लीडर को स्वयं चूज करे। तो हमने अपने लीडर को स्वयं चूज किया है, तो आप हमारे लीडर को आने क्यों नहीं दे रहे हो? आपने हमारे लीडर को क्यों कैप्चर करके रखा है? ये खबरें बार बार आई हैं। आप देखो, HRW urged China to reveal what area about the 11th पंचन लामा। यहाँ पर डिसअपेयरेंस की बात चल रही है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि हर जगह अब इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है पंचन लामा को लेकर के, लेकिन रिलीज की कोई बात नहीं आ रही। इवन यहाँ की USCIRF की जो रिपोर्ट है उसने भी ट्वीट करके लिखा है, यहाँ पे जो कमिश्नर है बकायदा मेंशन किया कि हम चाहते हैं, और जो नाम था ना 11th पंचन लामा का, उनका रियल नाम था गेदुन चोकी नियमा, ठीक है, और इन्हीं को बनाया गया था हमारा 11th पंचन नामा कि भैया आपने 14 मई 1995 को इनको उठाया था। अब वो कहां पर हैं, किस प्रकार से हैं, समय आ चुका है कि उनको नया नेक्स्ट लीडर बनाया जाए। तो कृपया करके प्लीज इन्हें क्या करें, अलाउ करें कि वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट दे दो उनको, थोड़ा सा, क्या भैया पूरा ही दोगे और चाइना देगा नहीं, तो आप उन्हें क्या करो, फ्री कर दो, ताकि यहाँ पर लोग तिब्बत के अपने नेक्स्ट लीडर को चूज कर सके। बट चाइना डजंट वांट दिस ना। इस तरीके से बार बार ये मुहिम चल रही है। चाइना से इस पंचन लामा लिविंग अ नॉर्मल लाइफ 20 years आफ्टर डिसअपेयरेंस। यहाँ पर जब बहुत ज्यादा बातचीत होती है, क्योंकि इनको लेकर के पेज भी बनाया गया, बार बार मुहिम होती रहती है, तो 20 साल बाद डिसअपेयरेंस के चाइना ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया, चाइना की तरफ से आता है कि देखो भाई, वो जो 6 साल का बच्चा जिसको हमने उठाया था वो पूरी तरीके से ठीक है, यानी कि ये मान रहे हैं कि मैंने ही इसको कैप्चर कर रखा है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसको तो पता भी नहीं है कि वो किसी का महान आप लोगों का नेक्स्ट दलाई लामा है या फिर आप लोगों का एक महान लीडर बनने वाला है, वो उसको कुछ नहीं पता है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, अच्छा है, ठीक है। और रही बात उसके कैप्चर को लेकर के या फिर उसके रिलीज को लेकर के, तो हम इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर निकला था 25 years ago China kidnapped a 6-year-old Gedun Choki Nyam and the second most important figure of Tibetan Buddhism and world youngest political prisoner। वर्ल्ड का यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर माना जा रहा है ये बच्चा, क्योंकि 6 साल की एज में इसको कैप्चर कर लिया गया था और तब से इसकी पूरी जिंदगी ही चेंज हो गई है। करंट स्टेटस के अगर आज हम देखें, यहाँ पर 25 अप्रैल 1989 बॉर्न जो हुआ था, आज उसकी एज होने वाली है 34 years। Enforced disappearance along with his entire family for over 27 years since 17 मई 1995। पूरी फैमिली के साथ इसको फोर्स किया गया कि भैया तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी। ऑल्दो ये बातें जो इतना मुहिम चलती होगी, क्या पता उसकी फैमिली को भी पता हो कि भैया हमारा ही बेटा नेक्स्ट पंचन लामा है, लेकिन वो बता नहीं सकती है क्योंकि इतने ज्यादा वो
इस तरीके की सोसाइटी में रह रही होंगी जहां पर हर तरफ से लोग नजर रख रहे होंगे, चाइनीज गवर्नमेंट नजर रख रही होगी, वो खाली बस फ्री है दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो पूरी तरीके से आज भी नजरबंद है। फैक्ट्स की अगर हम बात करें, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज द 11th पंचन लामा ऑन 40th में 1995, जब वो रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि यही बनेगा। वन ऑफ द हाईएस्ट एंड इंपॉर्टेंट रिलीजियस लीडर इन द तिब्बतियन बुद्धिज्म में माना जाता है। ह्यूमन राइट वायलेशन किया चाइना ने, लेकिन मानते नहीं है। नो इन्फॉर्मेशन ऑन वेल बींग्स एंड दी वेयर अबाउट्स, ना पता है कहां पर है, ना ये पता है कि अभी वो जिंदा भी है। सिर्फ 20 साल बाद उन्होंने बताया था कि अभी वो ठीक है, बट पता ही नहीं कि वो जिंदा है या नहीं है। नो एक्सेस टू रिलीजियस एजुकेशन, उसके पास कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से कट कर दी गई थी। वन ऑफ द यंगेस्ट बिजनेस ऑफ कंसाइंस इन द वर्ल्ड, 6 ईयर ओल्ड। इम्पैक्ट की बात करूं, द इंटरफेरेंस ऑफ द तिब्बतियन रिलीजियस ट्रेडिशन, जो पूरी तरीके से चाइना इंटरफेयर कर रहा है इसमें। वेकिंग ऑफ द सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल फैब्रिक और तिब्बत लाइफ, स्ट्राइकिंग ऑन तिब्बत रिलीजियस आइडेंटिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि पूरी तरीके से ये तिब्बत को खत्म करना चाहते हैं। उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो सभ्यता है, उनके जो लीडर वगैरह, वो सब कुछ खत्म करके पूरी तरीके से वन चाइना की बात करते हैं, द ग्रेट चाइना की बात करते हैं, जिसमें उनका तिब्बत आता है। आगे आते हैं, यूएन में बहुत बार इसको लेकर के प्रोसीजर हुआ, गवर्नमेंट एंड मीडिया आई, चाइना ने बातचीत करी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन सब कुछ हुए यहाँ पर, लेकिन उन्होंने पंचन लामा को ना तो रिलीज किया और ना ही पंचन लामा के बारे में बताया। सो नाउ इज वेयर इज पंचन लामा, किसी को भी नहीं पता है कि पंचन लामा है क्या। अब पंचन लामा की जगह इन्होंने किया क्या, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया पंचन लामा का मतलब ही ये होता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट लीडर होता है और वही आगे चल करके दलाई लामा बनता है। तो जो रियल पंचन लामा थे वो तो ये थे, और इनकी यही एक फोटो है। अभी कैसी फोटो होगी पता भी नहीं, लोगों ने ट्राई किया कि हम इसकी यंगेस्ट फोटो बनाए, लेकिन बन नहीं पाई। और जो चाइना ने पंचन लामा बनाया अपना, वो ये बॉय है जो अब इतना बड़ा हो चुका है, इसका नाम हो जाता है ग्लैडसेन नॉर्बो। ये वो पर्सन है जिसको पता ही नहीं है कि भैया ना वो कभी तिब्बत गया है, बीजिंग में इसका जन्म हो जाता है, बीजिंग में ये पढ़ा बड़ा है, इसको तिब्बत की संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब 6 साल के उसने रियल पंचन लामा को किडनैप किया तो चाइना ने इस पर्सन को पंचन लामा डिक्लेयर कर दिया, और अब यही आगे चल करके दलाई लामा बनता है, अगर जो रियल पंचन लामा है वो नहीं मिलेगा तो। ये पूरी इस तरीके से स्टोरी चल रही है। और ये जो हो जाता है ना, ये कौन हो जाता है, ये है आपके 2 कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर जो चाइना के हो जाते हैं, उनके बेटे। कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर हो जाता है, उसके बेटे हो जाता है, और उसको इन्होंने क्या बना दिया, पंचन लामा बना दिया। अब जब वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट इंटरफेयर किसका हो गया, चाइना की पॉलिटिकल पार्टी का हो गया, तो यानी कि वो अपना ही लीडर तो यहाँ पे बना रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो वो कहेंगे वो ये करेंगे, और फिर तिब्बत का जो रियल ओरिजिन या अस्तित्व है वो पूरी तरीके से खत्म होने लगेगा। नाउ वेयर इज द पंचन लामा, ये बार बार मुहिम चलती रहती है, बार बार खबरें आती रहती है, लेकिन चाइना इसको लेकर के कोई बातचीत नहीं करना चाहता, बिकॉज चाइना मानता है कि तिब्बत उसकी पूरी तरीके से टेरिटरी, हमारा अधिकार हो जाता है, और ये तिब्बत का द ग्रेट तिब्बत मैप हो जाता है। अगर रियल चाइना की बात करूं तो भैया पहले चाइना सिर्फ इतना ही था, ये है सिर्फ इतना ही चाइना था, लेकिन इसके बाद जब ये लेकर के आए ना पूरा द ग्रेट चाइना प्लान, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले कैप्चर करना चाहा तिब्बत को, और फिर उसके बाद अपना जो ग्रेट चाइना है वो इस तरीके से बना दिया। ये मैप वो चाहता है, ये एक्चुअल मैप है। तिब्बत अपने आप को अलग कहता है कि भैया हम अलग हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, आप जबरदस्ती हमें कैप्चर कर रहे हो। नो, आगे आते हैं, द तिब्बत लॉस्ट इट्स फ्रीडम 7 अक्टूबर 1950, जहां पूरी तरीके से चाइना द्वारा इन्वेड कर लिया गया था तिब्बत को, और वहीं से विवाद शुरू हो जाता है इंडिया और किसके बीच में, चाइना के बीच में। रीजन इज दैट कि जब इस दिन इन्वेड किया गया इन 1950, तो भैया जो दलाई लामा थे उन्होंने इंडिया से शरण मांगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करी कि हम इंडिया आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर चाइना ने उनको बोला था कि देखो हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं, लेकिन अकेले इन्वाइट कर रहे हैं, और साथ में आपके कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो उनको ये लगा कि भाई अकेले मुझे बुलाया जा रहा है, ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्या पता मुझे भी कैप्चर कर ले, तो वो भाग करके इंडिया आ गए थे। और इंडिया ने तब से उनको शरण दे रखी है, वो हिमाचल धर्मशाला में निवास कर रहे हैं, प्रिंस में रह रहे हैं, और यहीं पर उनकी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो होती हैं, बड़ा बुद्धिस्ट केंद्र हो जाता है। और इस वजह से एट दैट पॉइंट इंडिया और चाइना के बीच में ये टसल पॉइंट बना हुआ है। चाइना वांट्स इंडिया अगेंस्ट इंटरफेयरिंग इन तिब्बत मैटर्स, और बार बार जो चाइना है वो इंडिया को बोलता रहता है कि भाई इस मैटर में आपको कोई इंटरफेयर नहीं करना है, बाकी आप कोई भी मैटर देखो, दिस इज आवर मैटर, हम इसको देखेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इसी को लेकर के एक शिमला अग्रीमेंट के बारे में, पाकिस्तान वाला नहीं भाई, ब्रिटिश भारत तिब्बत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको चाइना मानता ही नहीं है, क्योंकि चाइना कहता है कि भैया तिब्बत तो है ही नहीं, तिब्बत तो हमारे अंडर हो जाता है, तो तिब्बत के पास पावर ही नहीं थी कि वो कोई आपके साथ अग्रीमेंट कर सके, तो तिब्बत ने कोई अग्रीमेंट नहीं किया और हम इस अग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। 1940 में
अभी शिमला ब्रिटिश भारत तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच में एक सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य यह था कि तिब्बत की स्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट किया जाए और क्या बाउंड्री लाइन है वो डिसाइड किया जाए। भारत के लिए महत्व था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर भारत के दावे का ये ऐतिहासिक आधार है और वो बार बार अरुणाचल प्रदेश को लेकर के दिक्कत चाइना क्रिएट करता है, इसलिए हमने ये संधि साइन करी थी। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का यही समझौता है जो आज तक महत्वपूर्ण है और बार बार हम उनको यही याद दिलाते हैं कि देखो आपके बीच हमारे बीच ये समझौता हो रखा है, और ये कहते हैं चूंकि इसमें तिब्बत इन्वॉल्व है तो हम इस समझौते को नहीं मानेंगे, क्योंकि तिब्बत तो हमारा क्षेत्र था। तो तिब्बत होता कौन है ये डिसाइड करने वाला कि बाउंड्री लाइन क्या हो जाती है। यहाँ पर मैकलॉन लाइन, जो मैकमोहन हवाई लाइन है, इस पर भारत अपनी वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है और ये समझौता भारत की उत्तरी पूर्व जो सीमा हो जाती है उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन ये कहता है कि भैया तिब्बत जो है वो स्वतंत्र रूप से कोई भी संधि साइन कर ही नहीं सकता है, इसीलिए शिमला कन्वेंशन और जो मैकमोहन लाइन हो जाती है उसको हम नहीं मानते हैं और चीन इस रेखा को अवैध करार देता है। एंड दिस इज द लाइन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो हम लोग कहते हैं कि भैया एलएसी हो जाती है मैकमोहन लाइन, दिस इज द लाइन। तिब्बत दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव यहाँ पर था, आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत। यहाँ पर ये देखो आउटर तिब्बत के जो लोग हैं वो तो पूरी तरीके से चाइना के आधिपत्य से बाहर हैं, लेकिन जो इनर तिब्बत है उस पर थोड़ा थोड़ा चाइना ने अपना थोड़ा क्या पूरा ही अपना प्रभाव डाल रखा है। तो आउटर तिब्बत के लोग बार बार यहाँ पर आंदोलन करते रहते हैं। मैकमोहन लाइन की बात करें, भारत और तिब्बत के बीच की ये सीमा रेखा तय करता है और ये रेखा ब्रह्मपुत्र के उत्तर में पर्वतीय क्षेत्रों में खींची गई है और यही आज अरुणाचल प्रदेश की सीमा का आधार भी बनती है। चीन के अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि उसका मानना था कि तिब्बत स्वायत्त नहीं है तो मैं समझौता नहीं करूंगा। ब्रिटिश भारत और तिब्बत ने अलग अलग यहां पर समझौता किया था। 3 जुलाई 1940 को एक अलग समझौता होता है और दोनों उसमें क्या है साइन कर लेते हैं और तब से ये हमारी लाइन डिसाइड हो गई थी कि भैया ये हमारी लाइन हो जाती है और ये ब्रिटिश भारत हो जाता है और यही है वो अरुणाचल प्रदेश जिसको लेकर के विवाद हमेशा चाइना क्रिएट करता रहता है। Now, एक बार फिर खबर आई थी चाइना से, तिब्बत रिलेटेड एनी इशू इज अ टर्न इन अ रिलेशन विद द इंडिया। भैया हमारे आपके बीच में जो सबसे ज्यादा खराब हो सकते हैं वो रिलेशन हो सकते हैं तिब्बत को लेकर के, क्योंकि दलाई लामा हमारे यहाँ पर निवास कर रहे हैं, बार बार यहाँ पर लोग बोलते भी रहते हैं। इस तरीके से जो पूरा सक्सेस ऑफ दलाई लामा है कि कैसे बनते हैं क्या बनते हैं, इनको भी 6 साल की उम्र में ही पंचन लामा डिक्लेयर किया गया था और तभी आगे जाकर के क्या बनते हैं दलाई लामा बनते हैं। अब नए दलाई लामा को लेकर के पूरा टसल चल रहा है चाइना और तिब्बत के बीच में। चाइना कहता है कि मैंने जिसको पंचन लामा चुना है वही बनेगा और जो तिब्बत के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे पंचन लामा जो थे वही दलाई लामा बनेंगे, तुम चाहे उनको स्वतंत्र करो या ना करो, क्योंकि वो हमारी संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं, सभ्यता के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। 6 साल की उम्र में उन्हें बनाया गया था, 14वां दलाई लामा इनको घोषित किया गया। 1950 में जब कब्जा किया तब ये 15 साल थे और 1959 में ये इंडिया आ गए थे और 1989 में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये पूरा टसल अभी यहाँ पर चल रहा है। कई बार ये अफवाह भी आती है कि भैया जो दलाई लामा है इनकी जिंदगी खतरे में है, चीन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और तभी ये चीजें हुई थी कि वो इंडिया पर आ गए थे, तब से यहाँ पर रहने लगे थे। तो अब बात ये हो जाती है, मुद्दा ये हो जाता है कि भैया पूरी दुनिया में अभी हम देखते हैं कि मीडिया में जब हम नीदरलैंड्स गए थे तो वहाँ की मीडिया कहती है कि भाई आपने एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आपके यहाँ पर अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक हो जाते हैं उनके साथ अत्याचार कर रहे हो आप। ट्रंप जो है वो जाते हैं तो वहां पर कुछ नहीं बोलते, गिफ्ट फेंक करके चले आते, बाद में आकर के कहते हैं कि दलाई लामा को एक क्या करो एक तरीके से आप फ्री कर दो। मतलब सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं? इससे तो ये पता चल रहा है कि चाइना हर जगह पर जीत रहा है और आप हर जगह पर हार रहे हो। रियल पावर इज चाइना, यू आर नॉट। फिर किस बात के आप सुपर पावर हो और किस बात की जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट हमारा कमीशन हो जाता है जब 6 साल के बच्चे को इस तरीके से चाइना बंधक बना करके रख सकता है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। जो भी आपके थॉट्स हैं इस मुद्दे को लेकर के जरूर बताएं। अगेन थैंक्स। और अगर कोई मुझे तिब्बत रीजन से देख रहा है, मेरी भाषा समझ में आ रही है, तो आपके क्या कंसर्न हो जाते हैं, आपको कैसा फील होता है, चाइना आपके यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी अवश्य बताएं। एंड अगेन थैंक्स।